गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जेईई और नीट की सीरीज के अंदर आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सॉलिड स्टेट जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टू द पॉइंट में क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। कोई भी सॉलिड होता है तो उसको टू टाइप में आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस एंड मॉर्फस के बारे में कंसिडर किया गया है। क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल जो है वो पूछा गया है। क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप देख के जाएं कि क्वार्ट्ज जो है वो एक पीजियो इलेक्ट्रिसिटी या पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज में लिया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे अपने घर के स्विचेज के अंदर होता है, वहाँ काम में आता है। स्विच को दबाओ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो वहाँ पर ये क्वार्ट्ज को काम में लिया जाता है। क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर जो है आपके सामने है, एक रेगुलर पैटर्न पर बेस्ड है। और जो सेकंड जो है वो क्वार्ट्ज ग्लास है, SiO2, इसके बारे में भी पूछा गया है। ये जो आपके SiO2 जो है ये क्या है, आपके कोवलेंट सॉलिड है। डायमंड एंड SiO2 आर द कोवलेंट सॉलिड, जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है? रीज़न क्या है इसका? नेटवर्क स्ट्रक्चर। और इसी नेटवर्क स्ट्रक्चर के कारण इसके पास में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है मूवमेंट के लिए, इसीलिए ये एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। चाहे ये आपके सॉलिड स्टेट में हो, चाहे अपने मॉल्टन स्टेट में हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्वार्ट्ज के बारे में। आप इसको पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बारे में देखो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर एक टेबल है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। ये सारे उसी में आ जाएंगे आपके। ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर एक सिंपल प्रॉपर्टी के बारे में गिवन है कि शेप क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। जनरल आपको पढ़ना है और रीडिंग लगाने के बाद में आप जो है इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। कई बार इससे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आगे चलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अगर यहाँ पर इसको इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को, तो जिसके अंदर पहला जो टाइप है आपकी मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो उसको टेबुलाइज किया गया है। उस टेबल को अगर आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अगर आप चाहो तो रीडिंग भी मार सकते हो, अदरवाइज इस टेबल को आपको थोड़ा सा देख के जाना है। कौन सी है टेबल? उस टेबल के अंदर सब के बारे में बताया गया है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर सॉलिड पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ में अपनी इंसुलेटर प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में H2 मॉलिक्यूल पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में आपके पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपके ये मेटेलिक जो बॉन्ड है इनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। इनकी ये जो नेचर है ना, आपकी कंडक्टिविटी एंड नेचर, इस पर जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इनको अपन को थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखना है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है CCl4, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर भी आता है और उसका जो टाइप है वो कैसा नॉन पोलर है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जो कि सॉलिड और लिक्विड फेज के अंदर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है। मेल्टिंग पॉइंट जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है वो -23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ से, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, पीजियोट्रॉपिक के बारे में मैंने क्वार्ट्ज के बारे में जो है मैंने आपको बताया कि पीजियोट्रॉप की तरह जो है वो बिहेव करता है। उसके बाद में देखो अपन आगे चलते हैं इसके अंदर, और कोई इंपॉर्टेंट मैं देख लेता हूँ इसके अंदर। बाकी आपको पता है कि जो कंडक्टिंग वाले कौन कौन से हैं। हाँ देखो, आपके यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है
ये क्वेश्चन आया आपके। SiO2 क्वार्ट्ज डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कि कोवलेंट नेटवर्क की तरह बिहेव करता है और कोवलेंट नेटवर्क की तरह बिहेव करने के कारण ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसका मुख्य कारण क्या है, जिसका जो मेन रीज़न है वो कोवलेंट और नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है वो उसका मेन रीज़न है। इसके इंसुलेशन के पीछे एक चीज़ और है कि सॉलिड और मोल्टन स्टेट के अंदर, जैसे स्पेशली फॉर डायमंड और कार्बन के लिए बताया गया है कि दोनों ही कंडीशन के अंदर ये इंसुलेशन की तरह बिहेव करता है। अब देखो इसके बारे में और अगर इसके बारे में और अपन आगे चलते हैं। उसके बाद में लेटेस्ट जो पॉइंट है, इस लेटेस्ट पॉइंट के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है आपके कि लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है, कैसा होता है। लेटेस्ट पॉइंट के बारे में क्वेश्चन गया है, पूछा गया है। लेटेस्ट पॉइंट जो होते हैं वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर ये एटम जो है किसी भी क्रिस्टल के अंदर ऑक्यूपाइड होते हैं, और लेटेस्ट प्लेन उनको बोला जाता है जो कि कई पॉइंट मिलकर एक प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी अगर अपन क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लें तो क्यूबिक स्ट्रक्चर की जो फेस है उस फेस पर, एक ही फेस पर जो प्लेस्ड आपके नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या करेंगे, वो आपके पॉइंट का फॉर्मेशन करेंगे, लेटेस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये अपने आप में क्या है, एक इम्पोर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखें अपन। ये स्टूडेंट्स इस सॉलिड स्टेट वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट के अंदर जो आपके सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, वो क्या है ज़रा आप सुनने की कोशिश करें। इसके अंदर इस चैप्टर की जो चाबी है ना वो ये है, इस चैप्टर की जो चाबी है वो आपकी क्या है, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल्स। इस यूनिट सेल के जो पैरामीटर है, टोटल 6 पैरामीटर है इसके, ठीक है, और टोटल 6 पैरामीटर पर बेस्ड जो है इसके 14 टाइप के लेटिस है, क्रिस्टल लेटिस इसको अपन बोलते हैं। वो कितने 14 टाइप के हैं। तो जब अपन इसको इतना ना पढ़ करके इसका डायग्राम देखेंगे, ये अल्फ़ा बीटा गामा ABC ये अपन देखेंगे। ये ABC जो है इसकी लेंथ है, अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो इनके बिटवीन एंगल्स है। तो इन एंगल्स को अपन हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है सारी साइड जो है ABC इक्वल हो सकता है ना हो। उसके बेसिस पर आपके 14 टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं वो ब्रेवे ने बताए हैं, और उन 14 टाइप के क्रिस्टल के बेसिस पर आपके जहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, आपके एक जनरली प्रिमिटिव सेल जिसको अपन बोलते हैं वो है, और दूसरा ये सेंट्रल सेल है। तो प्रिमिटिव के अंदर आपको इसको SCC भी बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, कोई नहीं पूछता इसको कॉम्पिटिटिव के अंदर, लेकिन ये सारी यूनिट सेल का बेसिस है। जैसे बॉडी सेंटर का भी ये बेस है, फेस सेंटर का भी ये बेस है, एंड सेंटर को भी कोई नहीं पूछता है। तो ये इसलिए बेस है क्योंकि इसका मेन जो स्ट्रक्चर जो स्केलेटन बनता है वो इस SCC से ही बनता है। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है कि मुख्य जो स्केलेटन है इसका वो SCC से ही बनता है। अगर कोई एटम इसकी सेल के अंदर आ जाता है तो उसको BCC बॉडी सेंटर बोल देते हैं, और अगर इसके अंदर नहीं आता है, इसके फेस पे रहता है, तो उसको फेस सेंटर भी अपन बोल देते हैं। आप लोगों ने अपनी जो हायर सेकेंडरी क्लास है या किसी भी कोचिंग के अंदर, ट्यूशन के अंदर अगर आपने क्लास ली होगी तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा ये जो क्यूब होता है, इस क्यूब के जो है 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, 6 इसके फेस होते हैं, और 12 जो होते हैं वो इसके एज होते हैं। जब ये सारे चीज़ें मिलती है तब एक क्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एक जनरल एक इंट्रोडक्टरी है, वो आपको बताया गया होगा। उसके बाद में ज़रा देखो आपके जो मैं कह रहा हूँ उस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये जितने भी आपके टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हैं 14 टाइप के, उनके ये क्रिस्टल्स जो है वो दिए गए, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसकी टेबल है। इस टेबल को आप ज़रूर देखें, और इस टेबल से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके आए हैं। कहाँ से आए हैं, क्यूबिक के पैरामीटर है। इसके अंदर आपको NaCl का जो है वो आपको ध्यान में रखना है, लेटेस्ट SnO2, TiO2, CaSO4 ये पूछा गया है। रोम्बिक सल्फर को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में आप CDS इसके बारे में बताना है, कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये। उसके साथ ही साथ में आपके ये जो टाइप ऑफ है ना, जैसे ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, ठीक है, और अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो इसके अंदर ही आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोक्लिनिक, ये पूछा गया बहुत बार आया है। मोनोक्लिनिक का, ट्राइक्लिनिक का बहुत बार पूछा गया है, जिसके अंदर आपकी मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में कंसिडर किया गया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बताया गया है, कॉपर सल्फेट 0.5 H2O
के बारे में और ये आपके SRBO3 के बारे में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इन सब के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें किस तरह का एंगल और जो साइड का कॉम्बिनेशन है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, 90 डिग्री है, नॉट इक्वल तो 90 डिग्री है, या कुछ एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, बाकी रिमेनिंग जो है वो आपके 90 डिग्री के नहीं है। इन सब चीज़ों को जो है अपन को देखा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर रोम्बोहेड्रल, एक ये जो रोम्बोहेड्रल के अंदर कैल्साइट वाला जो एग्जांपल है ये पूछा गया है, ये वाला हेक्सागोनल वाला पूछा गया है। ये मतलब ऐसे एग्जांपल्स हैं, इनके ये पैरामीटर्स, ये दो चीज़ें जो है ना आपके एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम द एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल, इनको और इनके जो एग्जांपल्स हैं इनको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है, और कोई स्पेसिफिक नाम है तो उनको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। उसके बाद में एक फंडामेंटल है, ये देखो आपके ना प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में फंडामेंटल है कि इसके जो 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर पे जो होता है वो 8 एटम होते हैं। 8 कॉर्नर 8 ही एटम होंगे, और हर एक एटम का पार्टिसिपेशन कितना है 1/8, यानी 12.5% जो है वो आपके यहाँ पर है, और इंटू 8 कॉर्नर है तो टोटल क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 एटम जो है एडजस्ट कर लेंगे अपन। ठीक है, जिन्होंने हायर सेकेंडरी पढ़ी है और बेसिक पढ़ा है और अपने जो कोचिंग ट्यूटर्स हैं उनसे पढ़ा है, उनको बताया कि क्या चाहिए, बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आपको क्या थोड़ा सा ट्रिक जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ। इसी तरीके से आपके अगर अपने GCC, ये तो है आपके FC सिंपल क्यूबिक के लिए या बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होगा, किनारे वाले तो रहेंगे प्लस एक क्या होगा, सेंटर के अंदर एक एटम और रहेगा। इस कारण से 1 + 1 करके 2 एटम जो है वो आपके यहाँ आ जाएंगे। ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जब डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा तो Z की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। Z का मतलब होगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर मैं बोलूँ सिंपल के लिए तो केवल एक ही एटम होगा, Z की वैल्यू 1 होगी। अगर मैं BCC के बारे में बात करूँगा तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। और अगर मैं FCC के बारे में बात करूँगा तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके 4 हो जाएगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट। आपने यहाँ पर देखो, जैसे FCC के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक फेज पर पार्टिसिपेशन जो होता है हाफ होता है। हर एक फेज पर पार्टिसिपेशन कितना होता है, हाफ होता है। तो ये कॉर्नर वाले जो है 1/8 इंटू 8 करके 1 हो जाएगा। फेज 6 है, 6 इंटू 1/2 करके ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब भी आपके FCC के बारे में बात करें तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके 4 हो जाएगी। ये बात आपको ज़रूर जो है वो ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पैकिंग के एफिशिएंसी से रिलेटेड जो है ये एक इंट्रोडक्टरी समझने का है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कौन सी होती है, हेक्सागोनल कौन सी होती है। सेंटर में 4 अगर इसको घेर रहे हैं तो उनके सेंटर को मिलाएंगे तो स्क्वायर बन जाएंगे। एक सेंटर के अंदर है 6 एटम इसको घेर रहे हैं तो ये हेक्सागोनल। थ्योरेटिकल है बट ये पूछा नहीं गया है, इसलिए मैंने क्या है जिसको जो है इन शॉर्ट जो है वो लेंगे, इसको नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है ना, हाँ बस आपको ये पता होना चाहिए A टाइप क्या है, AB टाइप क्या है ना, 1D 2D 3D अरेंजमेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर जो है ना ये अभी जो इन शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर इसको बहुत ज़्यादा समझाया जाता है, बट मैं ये कहता हूँ क्यों समझाते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड का मतलब ये होना चाहिए कि भैया 3 एटम नीचे है, 1 एटम इसके ऊपर है, वो टेट्राहेड्रल वर्ड है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड पहले बन जाती है और उसके बाद में उसके ऊपर कोई लेयर रखते हैं तो उसी इन दोनों लेयर के कारण क्या होती है, एक ऑक्टाहेड्रल जो है लेयर बन जाती है। ऑक्टाहेड्रल लेयर का मतलब ये होगा 3 एटम नीचे होंगे, ऐसे 3 एटम होंगे, फिर इसके ऊपर ही 3 एटम और होंगे, यहाँ पर 1 एटम होगा, यहाँ 2 एटम होंगे, फिर जो खालिस्तान रह जाता है यहाँ पर वो जो वर्ड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है वो वर्ड का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, उसके बाद में देखो आप जब बना के चलते हैं इसके अंदर ये बता रखा है। देखो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, कंसिडर किया है कि देखो 3 एटम ये और ये नीचे है और बीच में एक खाली जगह है, इसको ढकने के लिए 1 एटम और रख दिया। तो जब इन एटम के सेंटर्स को मिलाएंगे तो ये एटम ये तो बॉटम में और 1 एटम इसके ऊपर है। जब ये एटम इसके सेंटर को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके एक टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होल पर ये एटम रखा गया है, इसलिए इसको अपन टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं जी, होल को। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके चारों कॉर्नर को अपन मिलाएंगे तो एक टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मेशन जो है वो आपके हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या है कि नीचे 3 है, ये ब्लू वाले सर्किल और उसके ऊपर रेड वाले सर्किल रखे हैं, फिर भी ये जगह जो है भरी नहीं है, बट यहाँ तो भर गई है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, इनको मिलाएंगे तो ऑक्टाहेड्रॉन की जो स्ट्रक्चर बनेगी। तो जनरली अपन ऐसे उल्टे दो जो ट्रायंगल बनाते हैं वो एक्चुअल में ये जो वैकेंट स्पेस है वो क्या ऊपर से देखेंगे तो एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा उल्टा ट्रायंगल दिखेगा। तो देखो ये एक ट्रायंगल जो है, ये जो नीचे एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल के ऊपर ये उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर से देखने पर। ये ऐसे जैसे आप इसको यहाँ से देखोगे ना तो एक ट्रायंगल ऐसे दिखाई देगा और एक ट्रायंगल जो है आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल के बारे में एक जनरल एक इन्फॉर्मेशन है। ये अपन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर जो है आपके टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के कॉन्सेप्ट आएगा जो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा, ये N और 2N का, कि किसी भी अगर अपन यूनिट सेल के अंदर देखें, अगर उसमें आपके ऑक्टाहेड्रल N है तो टेट्राहेड्रल उसकी क्या होगी, हमेशा डबल होगी। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड जो है आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा किस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल को कंसिडर करते हैं और किसको अपन टेट्राहेड्रल को कंसिडर करते हैं। अगर नहीं बताया तो इसका एक डायग्राम है, वो डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। वो डायग्राम कौन सा है वो देखो ज़रा आपके, पुराने वाली बुक के अंदर इसका डायग्राम दे रखा था, अभी इसका डायग्राम जो है इसमें नहीं है, बट फिर भी अपन इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये जो डायग्राम आप इससे समझ सकते हो कि इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ आपकी एक ऑक्टाहेड्रल होती है, एक किनारे पर ऑक्टाहेड्रल होती है, उसका जो ऑक्टाहेड्रल होती है वो टोटल आपके एजेस पर होती है, तो 12 एज होते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल जो होती है वो आपके 1 और ये जो है 1/4 पार्ट इसका जो होता है एज पे रहता है। तो कितना होगा 12 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा आपके 3। टोटल इन एजेस की मिलाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड है ना वो मिलकर कितने बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगी और एक ही हो जाएगी। तो 3 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा आपके 4 हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, टोटल ऑक्टाहेड्रल जो है वो 4 होगी। और इसकी जो डबल जो होगी आपकी, ये जो 8 क्यूब है, इस 8 क्यूब के बीच में एक जो है टेट्राहेड्रल होती है, तो 8 क्यूब है, तो 8 की 8 क्या हो जाएगी आपके टेट्राहेड्रल जो है वो कंसिडर, 8 की 8 टेट्राहेड्रल जो है वो कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वर्ड को अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आगे काम आएगी, इसलिए अपन को वर्ड जो है इमेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपके टीचर्स ने आपको ये बताई भी होगी। उसके बाद में देखो आपकी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बनाते हैं अपन, एक तो जनरली फार्मूला होता है इस तरह का, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है, एक जो बाई रेशियो होता है वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो ऐसे फार्मूले बनाने के लिए जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं। उसके बाद में देखो मैं आपको आगे और बताता हूँ। इसके अंदर ये लोकेशन जो मैं कहता डायग्राम गिरा, देखो इसका डायग्राम देखो, यहाँ पर क्या है, ये टेट्राहेड्रल वर्ड बन गई है ना, ये आपके क्या है, आपके यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड बन गई। इसी तरह से आपके यहाँ टेट्राहेड्रल, हर एक क्यूब के अंदर एक एक टेट्राहेड्रल वर्ड जो है वो बनी हुई है। 8 क्यूब है तो 8 टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगी, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा। n की वैल्यू जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल जो होगी, इसका मतलब क्या होगा 4 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद में देखो आपके ऑक्टाहेड्रल के फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है बता दिया कि इनके फेस के जो आपके एटम्स हैं इनको मिलाएंगे तो बीच में ऑक्टाहेड्रल एक कंसिडर हो जाएगी। इसी तरीके से अपन यहाँ मिलाएंगे तो एक इस कॉर्नर पर एक ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल का कितना पार्ट होगा, केवल 1/4 पार्ट ही इस लेटिस के अंदर की तरफ होगा। जो पार्ट अंदर की तरफ होता है उसको अपन कंसिडर करते हैं। तो 12 एजेज है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया 12 इंटू 1/4 करके टोटल ऑक्टाहेड्रल की जो अपन काउंट करेंगे तो कितनी बनेगी 3 ये और 1 ये है, टोटल मिलाकर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सब इन्फॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो आपने यहाँ निकाल भी रखी है, ये आपने यहाँ पर गिवन है, तो इंपॉर्टेंट है भैया इसको पढ़ना। पैकिंग एफिशिएंसी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके पैकिंग एफिशिएंसी जो है, आप जो है इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर आपके ये यहाँ से दी हुई है सीसीपी से, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये आपके सिंपल क्यूबिक सेल से देनी चाहिए, बट इसमें दे रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कौन सा है वो आपके जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो आपके ये जो है ना 4r = √2, इससे आपकी ये सारे फार्मूले जो है जनरेट हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसको आप याद कर लें, ये ज़्यादा बेटर है। फेस के अंदर बात कर रहा है तो √2 आएगा, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा, है ना। ऐसे है ना ये ट्राइंगल, ये इसकी एज है, ये इसकी एज है, तो इसका अपन हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो √2a हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को ये पता होना चाहिए कि ये जो फार्मूला जो है 4r = हमेशा अपन को इस तरह के फार्मूले ढूंढने हैं, क्योंकि उसी से ही सारे फार्मूले जो होंगे वो कंसिडर होंगे। ये क्या r की वैल्यू है ना, r = अपन क्या कर देंगे √2/4, या a की वैल्यू अपन को चाहिए। a की वैल्यू क्यों चाहिएगी, क्योंकि इसकी साइड है, अपन को इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर। तो a का क्यूब कर देंगे तो अपन इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है किसके थ्रू, इन एटम्स के थ्रू, और अपॉन टोटल वॉल्यूम है उनका रेशियो लेते हैं। वो जब जो रेशियो आता है वो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। यानी कि 100% क्यूब को अगर अपन पढ़ते हैं तो इसके पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी 100 होगी। बट 100 क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अपना आइटम जो है वो कैसा स्फेरिकल है,
स्फेरिकल एटम को अपन मान रहे हैं जिसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जब उस एटम को सिंपल क्यूबिक BCC या FCC के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर लोकेट करते हैं तो कुछ इसके अंदर वॉइड्स रह जाती है, कुछ खाली जगह रह जाती है, वो खाली जगह भरी नहीं है। तो अपन को केवल भरी हुई जगह के बारे में पता करना है कि अगर क्यूब को अपन उसकी साइड को A माने तो A का जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो A क्यूब होगा, तो वो टोटल वॉल्यूम को भर पा रहे हैं क्या? वो एटम टोटल वॉल्यूम को भर नहीं पा रहे हैं। तो कितना वॉल्यूम भर रहा है उसका, तो जितने एटम जो भरेंगे उसको ले लेंगे और अपन टोटल वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो कैलकुलेशन दे रखी है, इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा देख लेना, कंसिडर कर लेना। इसमें क्या क्या कंसिडर करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, इसमें क्या क्या कंसिडर करना है आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका आ रहा है उसको कंसिडर करना है। उसके बाद में सबसे कम किसका आ रहा है और उससे कम किसका आ रहा है। एक ये जो इम्पोर्टेंट है आपके कौन सा, ये वाला फॉर्मूला उसी की तरह है कि BCC का है, ठीक है ना। तो इससे A की वैल्यू निकल जाएगी, तो A क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी, तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा और इसके वॉल्यूम को अपन क्या करेंगे, टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, एक तरीके से इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है कितनी आ रही है, 68% जो है वो अपन को पैकिंग एफिशिएंसी जो है इसकी मिल रही है। उसके बाद में आप आगे देखते हैं, आगे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका उसके अंदर मैं बताता हूँ आप। सिंपल क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है वही वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक, यानी वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100%। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए कितनी आ रही है, 52। तो सबसे कम किसकी है, सिंपल क्यूबिक की है, उससे ज़्यादा किसकी है, BCC की है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, पैकिंग एफिशिएंसी FCC की है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी को कई बार पूछा गया है, इसलिए अपन को ध्यान में रखना। हाँ, अब देखो जो न्यूमेरिकल जो बनते हैं आपके, वो न्यूमेरिकल मैक्सिमम जो है इस पार्ट से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अपन को इसमें डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, M/V होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो मास अपॉन वॉल्यूम होता है अपन इसको कैसे कंसिडर करते हैं, तो देखो मास जो होता है उसको आप ऐसे करो, आप नंबर ऑफ मोल पे जाओ, नंबर ऑफ मोल पे गए, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, आपके नंबर ऑफ जो भी पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर है, इसको मैं नॉट मान लेता हूँ, इसको मैं नहीं मान लेता हूँ, इक्वल टू 1 मोल के लिए क्या लिखते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन क्या लिखते हैं, मोलर मास लिखते हैं। और अपना डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, B इक्वल टू क्या है, M/V है, यानी मास ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम है। तो मास ऑफ एटम अपन को यहाँ से निकल जाएगा, तो अपने ये क्या W इक्वल टू M हो गया, W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके Na अपॉन Na इंटू आपके ये कैपिटल M, ठीक है। अब आपके यहाँ पर आपको 1 मोल के लिए निकालना है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं आपके, 1 मोल के, 1 मोल तभी होंगे जब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो देखो मुझे जो निकालना है तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो M है ना, ये M वही है जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये वाला M जो है आपके यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, Z ये M/A, और ये Z जो है नंबर ऑफ एटम है, तो ZMA³ इंटू Na हो जाएगा। तो डेंसिटी इक्वल टू, ये डेंसिटी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें कई तरह की चीज़ें पूछेगा, या तो डेंसिटी पूछ लेगा, डेंसिटी नहीं पूछेगा तो M पूछ लेगा, M नहीं पूछेगा तो Z पूछ लेगा, Z नहीं पूछेगा तो Z के थ्रू अपन को टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में पूछ लेगा। अगर ये नहीं पूछ रहा है तो A की वैल्यू पूछ लेगा, A की वैल्यू नहीं पूछेगा तो Na पूछ लेगा। इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर केवल एक डेटा ऐसा है जिसका अपन को आंसर पता होता है, दैट इज द Na इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर के बराबर आएगा। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखो आपके डियर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन डेंसिटी वाले से किसी भी पैरामीटर को लेकर वो निकलवा रहा है तो आप ज़रूर देख लें कि इसके अंदर यहाँ पर जो डेंसिटी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और आपको वैल्यू किसी और में दे रखी है। तो आपको क्या करना है, उसको पिकोमीटर दे सकता है, एंगस्ट्रॉम दे सकता है। तो जो भी आपके यहाँ पर यूनिट होना उसको पहले आप इस डेंसिटी को देखते हुए कंसिडर कर लेंगे CGS है कि MKS सिस्टम है, अदरवाइज आप गलती करेंगे। और अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर जो A है, जो A की वैल्यू है वो आपने डेंसिटी के अंदर देखी होगी नीचे, अभी मैं आपको बताता हूँ। जो A फॉर्मूला है इसके अंदर आपके क्या है, डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर ये आपके A³ है। तो आप जो भी वैल्यू रखोगे ना तो पहले उस पूरी वैल्यू को विथ पावर रख के और उसके बाद में उसका क्यूब करना है। जैसे मान लो 10⁻⁻10 है तो इस पावर का भी क्यूब होगा, 10⁻30 हो जाएगा इसका क्यूब जो होगा, 10⁻ जो है -30 हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना आप लोग, अदरवाइज क्या होगा फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये जो आपके यहाँ पर ये दे रखे हैं ये सब कुछ ऐसा ही सिखा रखा है आपके। एक जो है नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आप देख के
अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देखे जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद में आपके देखो, आपके यहाँ पर मैं बारी बारी कर रहा हूँ, डेंसिटी को निकलवा रहा है तो इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखो आपके यहाँ पर ये जो भी है, देखो इन क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो ये सब इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डेंसिटी वगैरह इनके बारे में, या जो भी है बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ से और एनसीईआरटी पीछे से करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है, ये इसका आधा पार्ट जो है ये थ्योरी का है। इसके अंदर आपके स्टोइकोमेट्रिक बेस्ड डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। जनरल बात करूँगा, जहाँ से क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बात करूँगा, ज़्यादा अपनी बकवास नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये देखो कि ऐसे कौन कौन से हैं जो कि कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं, या कंडक्टिविटी कब इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। टेम्परेचर और कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, इस थ्योरी को जब आप रीड आउट करोगे, इस थ्योरी को जब आप रीड आउट करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के अंदर क्या रिलेशन है, किसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर, किसी की कंडक्टिविटी घट रही है। तो जनरली अपन देखते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, ड्यू टू द रैंडमली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो आपके यहाँ पर जो है कंडक्टिविटी जो है वो आप जनरली इंक्रीज होती है। रिड्यूस किसकी होती है, सॉरी देखो मैं जो कहने जा रहा हूँ मेरे मतलब आप वो समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर है तो उसमें नेचुरली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसका मतलब कंडक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। बट सेमीकंडक्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे इसका उल्टा है, क्योंकि उसमें क्या होता है बॉन्डेड रहते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होता है, और ये जो रिलीज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके वैकेंट साइड के अंदर जो है मूवमेंट जो है उनका बढ़ जाता है। तो अपन ऐसे कहें कि सेमीकंडक्टर के अंदर आपके टेम्परेचर जैसे ही अपन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, उसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, आपके इंक्रीज हो जाएगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेमीकंडक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसी पर बेस अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि एक फॉर्मूला है कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस, जब दोनों को अपन ऐड करते हैं तो वो क्या होता है कि एज लेंथ का आधा होता है। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, किसी भी मतलब एज लेंथ का मतलब एक साइड, यानी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी होती है आपके कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस को जब अपन निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो अपन को पता लगेगा कि एज लेंथ की क्या है, वो आधी है। तो उस आधी एज लेंथ से अपन क्या निकालते हैं, उसके अगर आपको एज लेंथ दे रखी है और एक कैटायन की दे रखी है तो अपन एक एनायन की निकाल सकते हैं, एनायन की दे रखी है तो अपन कैटायन की निकाल सकते हैं। दोनों केसेज के अंदर अपन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में FCC और CCP एक जैसा ही होते हैं, और BCC और CCP के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना। वैसे मैं बता ही चुका हूँ कि इसमें कितना फ्री स्पेस होता है, कितना रिमेनिंग होता है, उसको थोड़ा सा आप देख के जाएंगे। और उसी के बेसिस पर आपके जो फॉर्मूले बनते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला बनता है कि कितने क्या है, जैसे A4B3 इस तरह के फॉर्मूले बनते हैं। इसको हटा दिया, उसको लगा दिया, कॉर्नर का आइटम हटा दिया, खाली होगी वैकेंट साइड, उसी जगह दूसरा आइटम अपन ने लगा दिए या उसकी साइड में वो चला गया, तो उसका एक मॉलिकुलर फार्मूला बनता है। और फाइनली जब अपन उसका रेशियो निकालते हैं तो वो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके अंदर बुक में पीछे भी दे रखा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी होगी। तो सबसे पहले अपन जो है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो है NaCl के बारे में पूछा गया है कि NaCl का जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर 4 फॉर्मूला यूनिट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन एक क्यूबिक लेटिस, ये निकालना है कि कितने किसी क्यूबिक लेटिस के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है ग्राम में दे देंगे आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसकी वैल्यू को निकालना है। यूनिट सेल निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला है उसको पढ़ने को देखना है कि किस तरीके से इसको निकाला जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी, इसको देख लेना, कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखो आपके NaCl, Fe3O4, O2, MnO, इसके बारे में, इसके जो पैरामेट्रिक कैरेक्टर है उनके बारे में बात की गई है। तो डायमैग्नेटिज्म कौन जैसे NaCl है वो डायमैग्नेटिक होता है, Fe3O4 फेरोमैग्नेटिज्म को शो करता है, O2 जो होता है पैरामैग्नेटिज्म की तरफ शो करता है, और MnO जो होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को शो करता है। तो जाए आपके फेरीमैग्नेटिज्म है, पैरा है, या फिर ये जो दोनों होते हैं ना मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर इनको लिक्विड फॉर्म के अंदर दो मैग्नेट के बीच में से पास किया जाता है तो वहाँ पर ये क्या करते हैं कि अपने डाइवर्जन को शो करते हैं। और NaCl और Mna जो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म का है तो ये कम शो करते हैं, ना के बराबर शो करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे अपन जब इसके
जो कुछ करेक्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर अपन देखेंगे तो अपन को पता लग जाएगा। एक AGCL के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, शॉर्ट डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, जनरली अपन को पता होना चाहिए। साथ ही साथ में ये जो एग्जांपल्स हैं इनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। इन एग्जांपल्स को ज़रूर ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल ऐसा AGBR का AGCL का जो दोनों में कॉमन है उसको अपन को ध्यान में रखना है। जनरल क्वेश्चन हैं वही हैं जो आपके CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं, तो ये JEE नीट में भी पूछेंगे, मेडिकल में पूछेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में देखो आपके इसी के अंदर जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इस पर बेस क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ये 2 एग्जांपल्स हैं, इनको ध्यान में रखना, इसको रीड आउट करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में देखो आपके यहाँ पर उसके बाद में आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर ये एग्जांपल है भैया, कौन कौन से हैं, किस किस तरह के कलर को दिखाई देते हैं। तो ये LiCl जो है क्रिस्टल जो पिंक कलर का दिखाई देता है, फिर पोटेशियम का आ जाएगा, KCl का वॉलेट का, ये लीली कलर का, ये जो है ना इनको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट करने पर जो होता है इस तरह का बन जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो अलग तरह के कलर शो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर रीड आउट करके जाएँ, ये डायग्राम को जरूर ध्यान में रखें और मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट है वो ज़रूर ध्यान में रखें। फ्रैंकली और शॉर्ट डिफेक्ट भी ध्यान में रखें। एक जो है स्ट्रोंशियम और पोटेशियम जो कैल्शियम वाला जो है वो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उस पर बेस एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। AGBR जो है, जो आपके AGBR है वो AGBR एक ऐसा सॉल्ट है जो कि आपके शॉर्ट की डिफेक्ट को और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों को शो करता है। इसको मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। डायमेटिक मोमेंट के अंदर जो रेगुलर पैटर्न होगा विद नेबरिंग स्पिन पॉइंट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन का, तो वो तो होगा डायमैग्नेटिक का, और बाकी या एंटीफेरोमैग्नेटिज्म का, इसको अपन देखें लास्ट में मैं भी बता दूंगा, टिक करवा दूंगा। इसके अलावा जो NaCl और KCl के जो आपके क्रिस्टल्स जहाँ भी आ रहे हैं या जिस भी एग्जांपल के अंदर आ रहे हैं, तो उस एग्जांपल को आप ज़रूर जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखें। उसके बाद में देखो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपके यहाँ से देखना है, आपको एक थोड़ा सा एक यहाँ से देखना है। उसके बाद में आपके सेमीकंडक्टर के अंदर आपको कंसिडर करना है, तो सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो रेंज है इनकी गैप की, इस रेंज को जरूर ध्यान में रखें। और इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि ध्यान में रखें सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का, और जो मेटल है, जो कंडक्टर है, उनका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और उसकी कनेक्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है ये PNP और NP जंक्शन के बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेना। पूछा नहीं गया है बट फिर भी आप रीड आउट कर लेना। 13 और 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी फिजिक्स में भी आ जाएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको एक सरसरी नज़र से आप इसको देख लेना। उसके बाद देखो आपके यहाँ पर जो एक क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर जो कुछ आता है, इसको ज़रूर आप रीड आउट करें। मैग्नेटिक के बारे में, बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में, बोर का जो चैप्टर उसमें से भी आएगा, फिजिक्स का जो बोर का चैप्टर उसमें से भी आएगा क्वेश्चन, और आपकी ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है केमिस्ट्री का, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपके इन पॉइंट्स के अंदर कौन कौन से हैं, इनके जो एग्जांपल्स हैं, इन सब के एग्जांपल्स जो हैं वो आप देख के जाएँ। ज़्यादा कुछ नहीं देखना, कल देखना डायमैग्नेटिज्म कौन कौन से एग्जांपल है, एंटीफेरोमैग्नेटिज्म कौन कौन से हैं, ये सब के एग्जांपल जरूर देखना है, इसके एग्जांपल जरूर देख के जाने हैं आपको। उसके बाद में डायग्रामेटिक शो कर रखा है कि भैया क्या है कैसे, तो इसको ज़रूर आप देखना। तो जो एग्जांपल है उसको माइंड में जो एग्जांपल है उसको माइंड में आपको अटकाना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया होगा। देखो अब इसके जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये जैसे ये इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है ये, ठीक है ना। इंटेक्स क्वेश्चन का ये डेवलपिंग कलर का, जिसको एफ सेंटर या फेब्रिक सेंटर कहते हैं, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया अभी, ठीक है। उसके बाद में 14 का थोड़ा देख लें आप, फिर इसको समरी को चाहो तो आप छोड़ देना, आप सीधा यहाँ पर आना और यहाँ पर आकर सीधा जो क्वेश्चन देखने कौन कौन सा क्या क्या है इनको छोड़ देना, खुद क्वार्ट्स का देख लेना, ठीक है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर छोड़ देना, थोड़ा फोर्स के बारे में वो टेबल पर उस टेबल से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। उसके बाद में देखो आपके यहाँ पर ये तो सबको पता है PCC FPC क्या होता है, थोड़ा सा देख लेना इसको है ना। ये इम्पोर्टेंट है भैया, 1.11 बहुत इम्पोर्टेंट है, 1/1.11। फिर ठीक है, इनके बाद में ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपके जितने भी कॉपर वाले हैं, ये निकल वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
12th के अंदर करा होगा आपने न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको करें ज़रूर। इसके अंदर पी और क्यू निकालना ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे न्यूमेरिकल जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियस निकालना, ठीक है, इसमें यूनिट सेल के बारे में निकालना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। प्रॉपर के मैंने बोला जितने भी हम सारे करके जाएँ आप, है ना। एक बार आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन ज़रूर देख के जाना है ताकि माइंड में रहे आपके। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं, जैसे 16 हो गया, ये 17 हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 18 हो गया, ठीक है। देखिए फेरिक ऑक्साइड वाला 1.19 हो गया। उसके बाद में देखें आपके ये चोरी वाले क्वेश्चन हैं। बाकी शॉर्ट के टेक्निकल इंडस्ट्रियल देख लें, एल्यूमिनियम का देखने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चोरी वाले क्वेश्चन कहाँ से आते हैं 2 डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ के इन क्वेश्चन को करें तो थ्योरी का जो सेकंड सेक्शन है ना उसको रीड आउट करके फिर इन क्वेश्चन को करें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद में आपके ये एक जनरल थर्मोइलेक्ट्रिक एंटी, ये किसको क्या बोल रहे हैं 1.50, ये आपके इसको क्या बोल रहे हैं, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये बहुत सिंपल होने वाला है, ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। और बाकी जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो चैप्टर है, जैसे सॉल्यूशन हो गया, जैसे इलेक्ट्रो हो गया, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, उनसे तो काफ़ी छोटा, उनसे आधा मान लो आप, है ना। तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे, वी शैल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।